चलिए, तो हम लोग बात करेंगे एसी जनरेटर की। ठीक है, अब जनरेटर नाम से ही क्या पता चलता है कि कोई चीज़ है जो जनरेट कर रही है। अब क्या जनरेट कर रही है, उससे पहले शब्द जुड़ा है एसी। एसी मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट, यानी वो जनरेटर जो क्या प्रोड्यूस करता है, ऑल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, तो जनरेटर पर सबसे पहले बात कर लेते हैं। जनरेटर इज अ डिवाइस, ठीक है, विच कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये एक ऐसा डिवाइस होता है जो मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, अब जनरेटर कितने टाइप्स के होते हैं, दो टाइप्स के। कौन कौन से, एक होता है एसी जनरेटर, एक होता है डीसी जनरेटर। ठीक है, एसी जनरेटर वो होता है जो ऑल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस करता है, और डीसी जनरेटर वो होता है जो डायरेक्ट करंट प्रोड्यूस करता है। पर हमको डीसी से कोई लस्तगा नहीं है, तो हम लोग बात करेंगे केवल एसी जनरेटर की। ठीक है भैया, 10 मिनट थोड़ा समय दीजिए। ठीक करो, चल रहा है सर। ठीक है। तो एसी जनरेटर में हम क्या बोल रहे थे अभी, एसी जनरेटर की बात करेंगे। हाँ, डीसी की बात नहीं करेंगे। तो अभी क्या है कि एसी जनरेटर अभी जिस चैप्टर में है ना, उस चैप्टर का नाम है ईएमआई। अब ईएमआई में है, इसका मतलब कि इसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का प्रिंसिपल लग रहा है। तो हम साफा कह सकते हैं कि इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे ये वर्क करता है। अब ये इसमें एसी जुड़ा हुआ है, तो जैसे जनरली नॉर्मल बुक में भी ये चैप्टर हमें एसी के अंदर में मिलता है ना, ये टॉपिक एसी जनरेटर वाला। तो अभी सीन क्या है ना कि एसी के अंदर क्यों इसके बात करते हैं, क्योंकि ये ऑल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस करता है, इस वजह से हम एसी के अंदर बात करते हैं इसकी। और जैसा कि उसका प्रिंसिपल ईएमआई का है, इसलिए हम ईएमआई के अंदर भी इसकी बातें कर सकते हैं। दोनों में से किसी भी जगह बात कर सकते हो। ओके, अच्छा, नेक्स्ट है आपका कि ये इसका जो यूज होता है, जैसे यूज करने का मतलब है इसका कंस्ट्रक्शन, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि पेपर में अगर आया तो आपको कंस्ट्रक्ट करना बहुत जरूरी है, नहीं कंस्ट्रक्ट करेंगे नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, मैक्सिमम 3 नंबर से अधिक का ये नहीं आने वाला। ठीक है, हाँ, और आया तो इसके संग और में भी देगा एक तो, इसके संग और में भी एक क्वेश्चन आपके सामने देखने को मिलेगा, और क्या पता और वाला अच्छा हो या फिर यही अच्छा हो, तो दोनों में से कोई एक तैयार कर लेंगे तो एक क्वेश्चन तो दे ही सकते हैं। अधिकतर एग्जाम्स के पेपर में क्या होता है ना कि और में दोनों में से कौन नहीं आता है, ऐसा होता है कभी कभी। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि दोनों में से आपने किसी का नाम नहीं सुना हो। बशर्ते ये होता है ना कि उफ सी आवाज निकलती और कहते काश इसको पढ़ लिया होता, सामने से तो गुजर के गया था, ये वाला सीन आता दिमाग में। तो क्या होना कि साल भर के आप लोग स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि लास्ट के 2 महीने पढ़ने वाले हैं, साल भर से आप पढ़ रहे हैं। तो साल भर से पढ़ने वालों में बस एक ही चीज़ की बेनिफिट होती है ना कि जब एग्जाम्स में आप बैठते हैं तो ऐसा नहीं होता है कि आपको कोई भी क्वेश्चन का आंसर नो में पता हो, कुछ ना कुछ उसके बारे में आइडिया होगा। भले ही उसका कंस्ट्रक्शन पता होगा, भले ही उसका फिगर याद होगा, भले ही उसका प्रिंसिपल याद होगा, भले कुछ भी याद होगा, पर याद होगा और आपको खाली छोड़ के नहीं आना। लेकिन यही अगर आप लास्ट के 2 महीना खाली स्टार्ट करते तो जितना पढ़ाया जाता बस उतना ही दिमाग में हो सकता था, क्योंकि अपने से पढ़ने का वक्त तो रहता नहीं। हाँ या ना। तो अभी क्या है कि एसी जनरेटर पे आप थोड़ा फोकस करेंगे। ठीक है, क्योंकि जनरेटर के कॉन्सेप्ट में बात करें तो साइक्लोट्रॉन भी सिलेबस में नहीं है, वांडी जनरेटर भी सिलेबस में नहीं है। तो ये चीख चीख के चिल्ला रहा है कुछ, हम आएंगे। ठीक है, और हमारा स्वागत होना चाहिए पान पराग से। हाँ, तो आप ये आने के चांसेस बनते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इसलिए आप इस पर ध्यान देंगे, क्योंकि बहुत सारे हैं जो, अब देखो साइक्लोट्रॉन नहीं आ रहा है, वांडीग्राफ नहीं आ रहा है, और कोई है जो कंस्ट्रक्शन में नहीं आ रहा है। न्यूक्लियर रिएक्टर है, न्यूक्लियर रिएक्टर है, न्यूक्लियर रिएक्टर संग और में आ सकता है। ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्टर संग और में आ सकता है, ये क्वेश्चन फंस सकता है, तो आप लोग चारा लेके तैयार रहेंगे। चलिए, अब इसका कंस्ट्रक्शन मान लेते हैं हम लोग। कंस्ट्रक्शन बहुत ईजी है, बचपन से आप सुनते हुए आ रहे हैं कंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पे हमने 2 मैग्नेट यहाँ पे अटैच कर दिया, बीच में एक कॉइल डाल दिया। ठीक है, कॉइल में लूप डाल दिया, एक लूप हमने बड़ा कर दिया, दूसरे लूप को हमने छोटा कर दिया। ठीक है, उसके बाद हमने इसके ऊपर ऐसे रिंग लगा दी, रिंग अमित समझ रहे हो, रिंग, हाँ वही वाले रिंग। ठीक है, रिंग लगा दी हमने, और इस रिंग पे क्या लगा दिया, कार्बन ब्रश लगा दिया, और उस कार्बन ब्रश से हमने उसको कहाँ ले गए,
बोर्ड के अंदर, ठीक है, पावर आउटपुट की बात है। अब इसके अंदर क्या है, हाँ देखो, अब यहाँ पे बीच में हमने क्या डाल दिया इसको, ये क्या है, इसको बोलते हैं आर्मेचर। क्या बोलते हैं, इस पे चर्चा कर चुके हैं हम लोग, आर्मेचर, ठीक है। वो पंखे के अंदर भी इस पे स्पेंडल पे घूमता है ना, उसको भी हम आर्मेचर ही कहते हैं, ठीक है। और ये जो कॉइल घूमता है ना, ये ऐसे ही नहीं कि ऐसे ही कॉइल ऐसे घुमाया, ऐसे बना के डाल दिया, ऐसे घुमा रहे, नहीं, इसमें होता है सॉफ्ट आयरन कोर, ठीक है, कोर दिखाया मैंने आप लोगों को कल, ठीक। उसके बाद ये जो एक तरफ होता है नॉर्थ और दूसरी तरफ साउथ, तो मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ मूव करता है, ओके। अच्छा, इसमें एक फॉर्म लगता है F = ILB sin थीटा, ये फॉर्म लगता है, क्यों, क्योंकि फोर्स की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, फोर्स की बात करेंगे। और इस आर्मेचर में लगा क्या होता है, टरबाइन। इस आर्मेचर में क्या लगा होता है, टरबाइन, क्योंकि क्या है, एसी जनरेटर है, ठीक है। और इसे पड़ता है क्या, पानी। अब पानी पड़ाओ, स्टेम पड़ाओ, भाप बनाओ, कुछ भी पड़ाओ, पर पड़वाओ, इसको घुमाओ, घुमाओगे तभी तो ये घूमेगा, घूमेगा तभी तो प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो इसमें करंट की प्रोडक्शन होती है, जिसमें ये देख रहे हैं लूप, एक बड़ा एक छोटा करके रखा है। कभी आप डीसी के अंदर ऐसा नहीं देखोगे, एक साथ होता है। इसमें बड़ा छोटा इसलिए होता है ना, इसको बोलते हैं हम लोग स्लिप रिंग। क्या बोलते हैं इसको, स्लिप रिंग। ये रिंग स्लिप करते हैं, यानी कि जैसे ये वाला कंडीशन है, मान लो ये है ना, ये तो ऐसे, हाँ, जैसे ये है ना, ये पहले से रुका हुआ है, तो ये रिंग ऐसे ऐसे घूमते रहेंगे, ऐसे ऐसे घूमते, हाँ, ये रिंग क्या करते रहेंगे, घूमते रहेंगे। तो ऐसे क्या, फ्रिक्शन कम आएगा, फ्रिक्शन कम आएगा, और प्लस उसका पोलैरिटी भी क्या होता रहेगा, चेंज होता रहेगा। समझ में आया। तो इसलिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, स्लिप रिंग का। रिंग स्लिप करने का मतलब पोलैरिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। अगर रिंग कर देते फिक्स, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं कॉम्यूटेटर। क्या बोलते हैं उसको, कॉम्यूटेटर। और कॉम्यूटेटर मैंने दिखाया आप लोगों को, उसको बोलते हैं स्प्लिट रिंग। ये स्लिप रिंग, वो स्प्लिट रिंग, उसमें कई सारे खांचा खाना होते हैं, और वो उसके ऊपर कार्बन ब्रश रगड़ता रहता है। क्लियर हुआ, याद है हल्का हल्का, ठीक। तो अभी क्या ये स्लिप रिंग है, स्लिप रिंग। अभी हमने इसको क्या किया, टरबाइन से रोटेट कराया, रोटेट किया, फ्लक्स में चेंजिंग हुई, कॉपर वायर है, और ये क्या होगा, ऐसे होगा, ठीक है। अब ऐसे ऐसे होगा, अब ऐसे करके, तो हमने तो केवल एक कॉइल की बात की है, इसमें कितने कॉइल होंगे, n। अब एक कॉइल मूव करेगा, तो सोचो 1 एम्पियर करंट कर रहा है, तो n कॉइल मूव करेंगे तो n एम्पियर करंट निकलेगा। बोलिए कोई दिक्कत, ऐसे करके हमारा प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया। स्लिप रिंग से अटैच होते हैं कार्बन ब्रश। अब कार्बन ब्रश का प्रयोग क्यों करते हैं, ये क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपसे पूछ दिया सेपरेट एसी जनरेटर कि एक्सप्लेन ब्रीफली द एसी जनरेटर कंस्ट्रक्शन वर्किंग और प्लांट अकाउंट कुल, ठीक, नीचे दे सकता है क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, यानी एक क्वेश्चन के 3 सेक्शन देख सकता है ऐसा। पहले सेक्शन में आपको दे दिया इसको डिराइव करने के लिए, अपने एक्सप्लेन करने के लिए। दूसरे में पूछ देगा व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन ब्रश इन द एसी जनरेटर, पूछ सकता है ना। क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे हम लोग ध्यान से, ठीक है, क्योंकि कार्बन ब्रश का प्रयोग इसलिए करते हैं कि कार्बन ब्रश पे फ्रिक्शन का वर्किंग बहुत ही कम होता है। कार्बन ब्रश पे फ्रिक्शन का वर्क क्या होता है, बहुत कम होता है, बहुत कम। ये कार्बन जस्ट लाइक ग्रेफाइट, और ग्रेफाइट का प्रयोग करते हैं ताकि फ्रिक्शन लेस कर सकें, बिकॉज वी कैन यूज ग्रेफाइट एज ए लुब्रिकेंट, है ना, यूज करते हैं ना। अब जैसे जब कार्बन ब्रश का प्रयोग करते हैं, तो जैसे मान लो अगर हम यहाँ पे स्ट्रिप लगाते हैं गोल्ड या सिल्वर का, तो घिस घिस के 1 हफ्ता में खत्म हो जाता है। लेकिन कार्बन लगाते हैं तो घिस के खत्म नहीं होता है, पता नहीं खत्म होगा भाई, हर एक चीज घिसती है, लेकिन जहाँ नॉर्मल मेटल 10 दिन में हो रहा है ना, तो ये 10 साल में होगा, या फिर मतलब सालों में होगा, फास्ट नहीं होगा। क्लियरिटी, ठीक। तो ये हो गया हमारा कार्बन ब्रश, और कार्बन ब्रश से अटैच होगा आउटपुट, और आउटपुट में चला जाएगा हमारा वाई। क्लियरिटी हुई, ये था इसका एक्सटर्नल फंक्शन वर्किंग मॉडल। समझ में आया। कोई भी किसी को अगर क्वेश्चन है तो हमसे फटाक से पूछे। कोई क्वेश्चन नहीं है इमरान, ठीक। चलिए अब इसको, हाँ, नेक्स्ट बात करेंगे थ्योरी एंड वर्किंग की। हमारे सामने मेंशन है, इफ द आर्मेचर ऑफ कॉइल इज रोटेटेड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एंगल थीटा चेंजेस कॉन्टिन्यूसली। अगर हम किसी एक पॉइंट को बेस मानते हैं, जैसे मान के चलो कि अगर हम इसी को बेस मान लेते हैं,
यहाँ से जब भी कॉइल ऐसे उठेगा, माने ऐसे करने का मतलब जब भी कॉइल ऐसे उठेगा तो ये इससे कितना एंगल बना रहा है, थीटा बना रहा है ना। अब फिर कितना आ जाए 90 0 90 0 इधर ना है, थीटा में चेंजिंग हो रहा है ना। अगर हम बेस किसी को मानते हैं तो देखो देयर फॉर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेज एंड एन इंड्यूस ईएमएफ इज प्रोड्यूस। ठीक है, इफ ई इज द इंड्यूस ईएमएफ देन व्हाट इज द ई, व्हाट इज द ई, ई इज इक्वल टू माइनस एन डी फाइव बाई डी टी, वेयर एन इज द नंबर ऑफ टर्न, कितने नंबर ऑफ टर्न ऑफ कॉइल का हम लोगों ने प्रयोग करा है उसके। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास, तो E इज इक्वल टू, अब ये हो जाएगा आपका माइनस डी फाइव बाई डी टी, और सॉरी, अब फाई की वैल्यू क्या है, फाई की वैल्यू है एन बी ए कॉस ओमेगा टी, सॉरी केवल बी ए कॉस ओमेगा टी, क्योंकि फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, फ्लक्स इज इक्वल टू बी डी एस। अब बी डी एस मतलब कि बी ए कॉस थीटा, ठीक है, और थीटा इज इन द फॉर्म ऑफ एंगुलर थीटा, देन वी कैन से दैट कॉस ओमेगा टी। ठीक है, और यहां पे हो गया बी ए, अब देखो यहां पे क्या बी ए कॉस, क्लियरिटी। अब हमने इसको यहां पे क्या करना है, प्लेस कर देना है, और ये क्या हो रहा है, डिफरेंशिएशन हो रहा है ना, हमें रखिएगा, तो ये हो जाएगा एन बी ए कॉस ओमेगा टी, क्लियरिटी हुआ। तो नेक्स्ट ईएमएफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ईएमएफ इज इक्वल टू एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, और एन बी ए ओमेगा को लिखेंगे हम ई नॉट। क्लियर, कोई से किसी को कोई समस्या, ये चीज क्लियरिटी हुई, यही कांस्टेंट है, यही कांस्टेंट है। ई नॉट साइन ओमेगा टी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, ये तो खुद चिक के चिल्ला रहा है कि हम हैं तो फिर क्या गम है। ठीक है, क्लियर हुआ, श्योर। अब यहां से जब आपको करंट निकालना हो तो क्या हो जाएगा वो बचा, तो ये हो जाएगा E बाई आर और इज इक्वल टू सेवा समान। ठीक है, तो यहां से आपके सामने आ गया ई नॉट इज इक्वल टू एन बी ए ओमेगा, तो आई नॉट इज इक्वल टू एन बी ए ओमेगा अपॉन आर, क्लियर हुई। और इसी का आगे हम लोग प्रयोग करेंगे जब इसके पहले जाएंगे मैग्नेटिज्म में, चलेंगे कल से परसों से, नहीं कल से टेस्ट के बाद पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो जो कल से शुरू करेंगे हम लोग इसको, तो हम लोग इसकी चर्चा करेंगे करंट सेंसिटिविटी। ठीक है, वहां पे हम इसकी चर्चा फिर करेंगे और आपको वहां पे देखेंगे कि कैसे सेंसिटिविटी पे इसकी वर्किंग मॉडल प्रिंसिपल बेसिस है। क्लियर हुआ, तो ऐसे करके हमारा एसी जनरेटर हो गया समाप्त। इसमें कुछ एप्लीकेशंस हैं, इसका एप्लीकेशन से मेन है कि आज हम लोग इतने चमक धमक की दुनिया में हैं, इसका मेन कारण है जनरेटर, चाहे वो एसी हो या डीसी। एसी जनरेटर का मेन एप्लीकेशन है हमारी दुनिया चमक रही है, डीसी जनरेटर का मेन एप्लीकेशन है जो हमारे ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम है, और ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम सबसे ज़्यादा उपयोग होता है किसका, शिप्स का और ट्रेन्स का। और शिप्स और ट्रेन्स के प्रिंसिपल बेसिस क्या है, डीसी जनरेटर, क्योंकि उनके अंदर लगा होता है डीसी मोटर, और डीसी मोटर आर मोर पावरफुल देन एसी मोटर, मोस्ट पावरफुल। डीसी मोटर कैन कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, वो जो माइंस होते हैं कोल माइंस में से नीचे से वो गाड़ी आती है ना, वो नीचे 4-5 किलोमीटर होती है, और वहां से गाड़ी वो भी लोड के साथ बिना कोई दिक्कत के, भले स्लो आएगी पर आएगी, यानी लोडेड वर्क होता है। उसी तरह ट्रेन के अंदर कभी डिब्बा इंजन खुलता है ना, अंदर का पूरा डीसी मोटर होता है, डीसी मोटर, एसी नहीं। एसी तो लोडे नहीं लेगा, भर जाएगा लोग तक हुचुक चलेगा। फिर डीसी मोटर कितना लोड हो एकदम धीरे धीरे स्टार्ट करेगा, पर स्टार्ट करेगा, चलेगा। समझा, बोलिए कोई दिक्कत। तो ऐसे करके ये एप्लीकेशन भी हो गया समाप्त। पढ़ कीजिए।